Perfect. Okay. So this is basically the first session of Python programming. आज हम जो है basically कुछ core principles समझेंगे what is Python और Python हम कहाँ कहाँ use कर सकते हैं, कैसे use करते हैं, उसका basic syntax क्या होता है, Python का जो syntax है वो हमें basically समझना है कि जब तक वो समझ में नहीं आएगा so we will not able to proceed further. और हर लैंग्वेज चाहे वो पाइथन हो, सी हो, जावा, वॉट एवर जितनी भी लैंग्वेजेस हैं तो उनका सिंटैक्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सिंटैक्स समझ में आ जाए, उनकी लॉजिक समझ में आ जाए, किस तरह इनपुट करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें जो हैं फिर हमें फर्दर अगर हम डाटा एनालिसिस कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो वहाँ पे सब चीज़ें यूज़ होती हैं। सो व्हाट इज़ पाइथन? पाइथन इज़ ओपन सोर्स फ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that is used in web programming, data science, artificial intelligence, scientific applications। और जैसे ही आप प्रोग्रामिंग करते हैं कुछ भी करते हैं तो आपकी लॉजिक्स ऑटोमेटिकली डेवलप होती हैं, आपकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ है, जो एक एबिलिटी है थिंकिंग की, वो थोड़ी जो है वो स्ट्रांग होती है, लॉजिक डेवलपमेंट होती है। और आपका खुद उसमें ऑटोमेटिक एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। सो वर्ल्ड वाइड पाइथन जो है वो अडॉप्ट किया जा रहा है इन पाकिस्तान। वैसे तो मार्केट ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है लेकिन इस पे अभी मज़ीद जो है वो एक्सरसाइज परफॉर्म हो रही है और काफ़ी सारे इस पे जो है वेंचर्स आ रहे हैं, राइट। सो इन दिस पाइथन ट्रेनिंग हम लोग जो है वो बेसिक प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम नॉर्मल छोटे छोटे प्रोग्राम एप्लीकेशन किस तरह बना सकते हैं। और थोड़े एडवांस लेवल पे जाएंगे, यानी कि बिगनर में भी ये थोड़ा सा एक एडवांस लेवल है, यानी कि इंटरमीडिएट लेवल जैसा आप कह सकते हैं। इसमें हम वेरिएबल्स की अंडरस्टैंडिंग करेंगे, लूप्स बनाएंगे, कंडीशंस बनाएंगे। सो ये सारी चीज़ें आप इस प्रोग्रामिंग में समझेंगे। इसी तरह इसमें जो है वो डेटा स्ट्रक्चर्स में सेट्स हैं, डिक्शनरीज हैं, लिस्ट हैं, टपल्स हैं। सो बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो आप इस पाइथन में आगे जाके चल के सीखेंगे। अच्छा, पाइथन प्रोग्रामिंग जब से आई है उसी टाइम से डाटा साइंस भी काफ़ी बूम पे है, ठीक है। सो डाटा साइंस डिस्क्राइब्स a broad multidisciplinary field that uses scientific method, processes, algorithms and system to extract knowledge and insight from structured and unstructured data. It employs techniques drawn from the fields of mathematics, statistics, computer science, and information science. So, data science basically इस तरह फॉर्मेशन में आई कि हमारे पास डेटा जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में दिए जाते हैं, तो हमने उसको कैटेगराइज कर दिया स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, यानी कि विद लेबल्स हैं, विदाउट लेबल्स है। हमें कुछ डेटा में कुछ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सॉर्टिंग करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है कि डेटा की जो क्वालिटी है वो किस तरह की है। तो डेटा साइंस बेसिकली दैट इज़ अ नेम ऑफ दिस फील्ड। और हम जब से पाइथन प्रोग्रामिंग है या आर लैंग्वेज है, सो इट these language allow us that we can arrange the data and represent data in a very comprehensive way, right? So data को फिर हमने big data, data analytics, data analysis, data mining, artificial intelligence, ये सारी fields हैं जो कि फर्दर मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स हैं। तो हमने डेटा को इस तरह रिप्रेजेंट करना है कि वी कैन मेक दिस डेटा इनटू अ यूजफुल इंसाइट, और हम अपनी फील्ड में वट एवर वी आर डूइंग लाइक विजुअलाइजेशन, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग एंड डीप लर्निंग, तो हम वहाँ पे उसको एक अच्छे अंदाज में यूज़ कर सकें। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको लास्ट टाइम लिंक दिया था जुपिटर नोटबुक्स का और पाइथन एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का, सो आई होप वो आप इंस्टॉल कर सकें, ठीक है। और ये भी जो फाइल ओपन है ये जुपिटर नोटबुक है। सो जो मैंने आपको पीडीएफ डॉक्यूमेंट दिया था एज अ रेफरेंस गाइड और जिसको हम फॉलो करेंगे, ये बेसिकली सारा मटेरियल उसी से एक्सट्रैक्ट किया गया है और उसको यहाँ जुपिटर नोटबुक में प्रेजेंट किया गया है, राइट। सो आज के जो टॉपिक्स हैं वो बेसिकली इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट है। हम देखेंगे किस तरह हम डाटा को इनपुट करते हैं, किस तरह उसको प्रोसेस करते हैं और किस तरह आउटपुट करते हैं। सो टॉपिक दैट वी आर कवरिंग टुडे आर डिजाइनिंग अ प्रोग्राम, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, डिस्प्लेइंग आउटपुट विद द प्रिंट फंक्शन, कमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, वेरिएबल्स, रीडिंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, और उसके बाद आखिर में हम थोड़ी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे कि किस तरह हमारा प्रोग्राम चल रहा है।
डिजाइनिंग अ प्रोग्राम। अच्छा, कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं आप, चाहे वो प्रोग्राम हो या फिर अगर आप इसके अच्छी एग्जांपल है कि कोई आप घर बना रहे हो या कोई भी मॉडल बना रहे हो, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, सो आपके पास उसकी पूरा एक आर्किटेक्चर होता है, आपके पास उसकी पूरी टाइमलाइंस होती हैं। छोटा छोटा प्रोग्राम होता है तो आप उसकी पूरा एक डिज़ाइन करते हो कि किस तरह इसकी हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, किस तरह बेस बनेगी, किस तरह आर्किटेक्चर बनेगा, और सीक्वेंस में चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसी तरह जब भी कोई आपका कोई प्रोग्राम बन रहा होता है तो उससे पहले एक उसकी एक डेवलपमेंट साइकिल होती है। आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, आपके पास बहुत सारे कंपोनेंट्स वेरिएबल्स होते हैं, वो आप गैदर करते हो। देन उसको आप सोचते हो कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे फिक्स होगा, किस तरह उसकी मैथमेटिक्स अप्लाई होगी, तमाम चीज़ें जो है वो एक अच्छे कैलकुलेटेड वे में डिज़ाइन हो, तो आपका जो मॉडल है या जो भी आर्किटेक्चर है या जो भी प्रोजेक्ट है, वट एवर इन इंजीनियरिंग वर्क, सो वो आपका प्रोग्राम बेस करता है आपकी डेवलपमेंट साइकिल पे, कि कितना आपने स्ट्रॉन्ग, कितना अच्छा सोचा हुआ है और आपकी लॉजिक्स किस तरह है। बेसिकली ये पूरा जो प्रोसेस है ये आपकी लॉजिक पे बेस करता है। तो सबसे पहला स्टेप ये कि डिज़ाइनिंग का प्रोग्राम, आपने कोई भी प्रोग्राम, कोई भी चीज़ सोची हुई है वो आपने लिखना है, आपने उसको डॉक्यूमेंट करना है, और उसमें अगर कोई एरर्स हैं या कोई भी बग्स हैं तो आपने वो रिमूव करने हैं। देन आपने उस चीज़ को टेस्ट करना है, वेदर योर मॉडल इज़ परफॉर्मिंग वेल और नॉट। और उसके बाद अगर कोई लॉजिकल एरर्स हैं या कोई भी ऐसा कोई रनिंग में कोई ऐसे चीज़ें आ रही हैं, कोई एरर्स आ रहा है, वो आपने रिमूव करने हैं। और उसके बाद आपने दोबारा से प्रोग्राम रन करना है। सो यू हैव टू परफॉर्म वन बाय वन कि आप किस तरह अपना जो है वो प्रोग्राम एफिशिएंट बना सकते हैं। तो सूडो कोड कहलाता है नॉर्मली ये, ठीक है। सूडो कोड आपका बेसिकली आपका जो प्रोसीजर है या आपका कोई भी उसमें एरर्स आ रहे हैं तो वो बेसिकली एक सूडो कोड कहलाता है। यानी कि आपने सबसे पहले लेट से कोई ग्रॉस सैलरी आप अपनी कैलकुलेट कर रहे हैं। सो नॉर्मली रिमोट वर्किंग जिस तरह आज काफ़ी बूम पे है, वहाँ पे आर्ली पे रेट्स होते हैं, ठीक है। सो आपने लेट से अपनी ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है तो आपको दो वेरिएबल लाजमी चाहिए। यानी कि आपने सबसे पहले इनपुट दी आवर्स, आपने कितने घंटे काम किया है, एंड सेकेंडली आपको जो घंटे के हिसाब से रेट मिल रहा है वो आपका क्या है, यानी कि आर्ली पे रेट। दैट इज आपको दो चीज़ें इनपुट करनी है, दी आवर्स वर्क एंड दी आर्ली पे रेट। जब आपके पास टोटल आवर्स होंगे और पे रेट होगा, सो यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दी आवर्स वर्क बाय द पे रेट टू ऑब्टेन द ग्रॉस सैलरी। देन आपके पास ग्रॉस सैलरी आ जाएगी, ठीक है। अब इस ग्रॉस सैलरी का फ्लो चार्ट किस तरह बनेगा वो नीचे जो है वो समझाया हुआ है। कि सबसे पहले आपने सोचना है कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो आपको दो चीज़ें चाहिए। यू हैव यू वांट द इनपुट और वर्क्स एंड इनपुट द आर्ली पे रेट। सो दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, यानी कि आवर्स और टोटल पे रेट। देन आपने यहाँ पे एक कैलकुलेशन अडॉप्ट करनी है, ठीक है। यू हैव टू अप्लाई द कैलकुलेशन दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई द टोटल आवर वर्क्स एंड टोटल आवर्ली पे रेट जो भी आपका वहाँ पे आ रहा है। जैसे वो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले दी ग्रॉस पे आपने वहाँ पे शो करवानी है अपनी टोटल ग्रॉस पे जितनी आपको मिल रही है, और उसके बाद जैसे ही वो सैलरी प्रिंट होगी या जो भी आपका रेट होगा, जो भी अमाउंट होगी, उसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम की लॉजिक है। आपने ऑब्वियसली प्रोग्राम रन करने के लिए जो एक कंसेप्ट है वो वहाँ पे आपने वेरिएबल ज़रूर देने हैं, आपने कुछ ना कुछ उसको इनपुट देना है। आप कभी भी कुछ इनपुट नहीं देंगे आपकी एप्लीकेशन नहीं चलेगी। इसकी सिंपल एग्जांपल आपकी एटीएम मशीन है, आप पासवर्ड एंटर करते हैं, वो बैकएंड पे जाता है, आपका आपको वेरीफाई करता है, देन ट्रांजैक्शन होती है, आप वहाँ पे अमाउंट एंटर करते हैं, देन वो प्रोसेस होती है, आपको कैश मिल जाता है। बट यू हैव टू इनपुट टू थिंग्स, दैट योर एटीएम डेबिट कार्ड एंड योर पासवर्ड। सो दैट इज अ गुड एग्जांपल वी कैन फिट ओवर हियर। Input processing and output. Once again, input is the data the program receive. When program receive the data, it usually process it by performing some operation with it. The result of the operation is sent out of the program as an output. ये वही है जो हमने ऊपर फ्लो चार्ट में अंडरस्टैंड किया है कि यहाँ पे नॉर्मली किस तरह वर्क कर रहा है कि यहाँ पे दो वेरिएबल इनपुट हुए, यानी कि आवर्स वर्कड एंड आरडी पे रेट।
वो प्रोसेस हुआ, मल्टीप्लाइड हुई, यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म हुई, देन यू ऑब्टेन एन आउटपुट दैट इज योर ग्रॉस पे। तो 3 स्टेप में ये एप्लीकेशन रन हो रही है, ठीक है। इनपुट रिसीव and some operation it perform on the input and you obtain the output as an gross pay. Displaying the output with the print function, obviously आप जब प्रोग्राम रन कर रहे हो तो आपने रिजल्ट देखना है, आपने वो चीज़ देखनी है, यानी कि आपने अपने इनपुट आर्ट्स एंटर करे, आपने मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया दोनों को, तो आपको अपनी ग्रॉस पे देखनी है। सो यू हैव टू यूज़ द प्रिंट फंक्शन, ठीक है। अब पहले तो प्रिंट फंक्शन का सिंटैक्स समझ लें, ठीक है। नॉर्मली डिफरेंट लैंग्वेजेस में वहाँ पे थोड़े केस सेंसिटिव होते हैं, जहाँ पे सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन पे कुछ एरर्स आते हैं कि सिंगल कोटेशन आपने कहीं और यूज़ करना है और डबल कोटेशन कहीं और यूज़ करना है। तो ओवर हियर अगर आप देख रहे हैं कि मैं प्रिंट कर रहा हूँ सैयद साद अली माई नेम, वो सिंगल कोटेशन में है। सो इफ़ आई रन दिस, तो मैं देखूंगा ये स्मूथली रन हुआ, ठीक है। और अगर मैं इसको डबल कोटेशन में रन करूं, so it will once again get printed over here. So we can see doesn't matter if we use single quotation or double quotation over here, ठीक है। ये एक्सरसाइज हम लास्ट अपने फर्स्ट सेशन में हमने परफॉर्म की थी। हमने आई गेस किरण इज़ नॉट प्रेजेंट टुडे, बट उनके हमने सिस्टम में परफॉर्म की थी कैलकुलेशन और कुछ चीज़ें प्रिंट करवाई थी और फॉर लूप भी रन किया था। तो हम आगे भी जाके काफ़ी सारी चीज़ें फॉर लूप के हवाले से लर्न करेंगे। राइट नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग द सिंटैक्स एंड हाउ वी कैन प्रिंट अवर रिजल्ट्स। कमेंट्स यूज़ करना बहुत अच्छी चीज़ है। नॉर्मली जब आप कोई बिग एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे होते हैं, काफ़ी बड़ी एप्लीकेशन होती है, तो जब आप एप्लीकेशन डिज़ाइन कर लेते हैं इट विल टेक लाइक 2 to 3 months। और बाद में हम जब कोड को डिबग कर रहे होते हैं तो हमें वहाँ पे जब हम कोड को एरर्स डिबग कर रहे होते हैं तो हमें कभी कभार मुश्किल होती है कि हमने ये कोड क्यों लिखा था, हमने ये लॉजिक क्यों बनाई थी। तो हम वहाँ पे चीज़ें जो है ना कमेंट कर देते हैं कि ठीक है हमने ये इसलिए यूज़ किया कि यहाँ पे कुछ ऐसा क्राइटेरिया लग रहा था, हमने इसकी वजह से यूज़ किया। कभी कभार आपके जो मैनेजर होते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं, वो आपके कोड जब रीड करते हैं वो कहते हैं कि नहीं यहाँ पे जो है ना आप ये वाली लॉजिक अप्लाई करो। तो वो लॉजिक जब उनकी होती है, हम अरे वो लॉजिक नहीं होती, तो हम वहाँ पे कमेंट कर देते हैं कि ये जो है हमने इस डेट को इस टाइम को लॉजिक चेंज करी। नॉर्मली अगर हमें कोई चीज़ डिस्क्राइब करनी हो तो हम वहाँ पे कमेंट कर देते हैं। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये जो 2 लाइन्स हैं स्टार्टिंग की, ये हमने कमेंट करी हुई है। अब हम इसको कमेंट किस तरह करते हैं, बाय हैश टैग, राइट। अच्छा, ये जो कमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होते। जैसे ही कोई भी चीज़ हैश टैग से स्टार्ट होती है तो पाइथन उसको इग्नोर कर देता है, ठीक है। एंड इट इज़ अंडरस्टूड कि जो चीज़ हैश टैग में है वो ना वो प्रोग्राम में ना कुछ है, वो एक सिंपल एक तरह से मेरी नज़र में तो गार्बेज है, बट इट इज़ अ कमेंट, इट इज़ अ गुड थिंग फॉर अ प्रोग्रामर कि अगर वो कमेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिस्क्राइब किया हुआ दिस प्रोग्राम डिस्प्लेज अ पर्सन एंड नेम एंड एड्रेस। अब यहाँ पे जो है ऊपर हमने लिख दिया है और यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं प्रिंट जॉन, उसका जो है वो घर का एड्रेस है और ये उसका रीजन या जो भी उसका सिटी है, ठीक है, विद जिप कोड। तो हमने यहाँ पे कमेंट कर दिया। आप इसको रन करेंगे, सो आपके पास सिर्फ 3 चीज़ें प्रिंट होती हैं, दैट इज़ प्रिंट जॉन जो फंक्शन आप यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, और उसका घर का एड्रेस और उसकी लोकेशन। तो ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होती और इसका भी कोई इम्पैक्ट आपके प्रोग्राम में नहीं आता, ना आपका प्रोग्राम डिस्टर्ब होता है। सो दिस इज़ नॉट अ एरर, बस ये एक सिंपल कमेंट है जो आपके लिए काम आता है। हमने यहाँ पे कमेंट्स को नीचे थोड़ा एक अच्छे अंदाज में लिखा हुआ है मज़ीद। अगर कोई नया बंदा पाइथन सीख रहा होता है, उसको नहीं पता व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ दिस, तो हम यहाँ पे बता देते हैं कि भाई यहाँ पे जो है हम नेम डिस्प्ले करवा रहे हैं, सेकंड लाइन में जो है हम एड्रेस उसका डिस्प्ले करवा रहे हैं, और थर्ड लाइन में जो है उसका सिटी स्टेट एंड विद जिप कोड। तो यहाँ पे जो है उसका एड्रेस प्रिंट करवा रहे हैं। सो दिस इज़ अ गुड वे, आप अपने कोड के आगे ही ये कमेंट यहाँ पे टाइप कर दें, सो इट विल हेल्प यू एंड नॉट ओनली फॉर यू। अगर आप किसी को सिखा रहे हैं तो वहाँ पे आप आगे कमेंट कर दें कि हमने क्यों लिखा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। तो इसको भी आप एग्जीक्यूट करेंगे, ये भी प्रॉपरली और स्मूथली जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा ओवर हियर, राइट। सो नंबर 5, वेरिएबल। वेरिएबल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक
एक टॉपिक है, एक कंसेप्ट है। वेरिएबल आपके पास होगा तो आप अपना प्रोग्राम एक अच्छे अंदाज में जो है अंडरस्टैंड कर सकेंगे। और मतलब ये कि वेरिएबल का यूज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेहद और बहुत ज़्यादा है। इसकी एग्जांपल आपको आगे मिलेगी कि हम वेरिएबल का कितना ज़्यादा यूज़ करेंगे अपने हर प्रोग्राम में, अपनी हर एप्लीकेशन में। तो वेरिएबल्स क्या हैं? A variable is a name that represent a value stored in the computer memory। हम कोई भी चीज़ स्टोर करते हैं अपने सिस्टम में, तो उसका कोई ना कोई नाम देते हैं। अगर हमारा फोल्डर होता है तो फोल्डर का नेम होता है। अगर कोई हम अपना एक्सेल फाइल स्टोर करवा रहे होते हैं तो एक्सेल फाइल का नाम होता है। कोई भी वैल्यू जो है मतलब कोई भी फाइल या कोई भी चीज़ बगैर नाम के सेव नहीं होती। सो ऑब्वियसली आप ब्लैंक छोड़ेंगे तो आप कंप्यूटर एरर देता है कि आपने ऐसा कोई नेम डिफाइन करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने जो है एक एज ली हुई है। एज जो है बेसिकली दैट इज अ वेरिएबल, और हमने आगे इज इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, दैट इज 25। क्रिएटिंग अ वेरिएबल विद द असाइनमेंट स्टेटमेंट। So what is assignment statement and what is a variable? So the equal sign is known as the assignment operator, यानी कि age जो है वो basically variable है, ठीक है। और इज इक्वल्स टू हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, और 25 जो है वो एक्सप्रेशंस है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। इतना इस पे इतनी गौर व फिक्र नहीं करनी, ना इस पे इतना जोर देना है कि हम इस चीज़ में होना चाहिए कि वेरिएबल क्या है, एक्सप्रेशन क्या है। सिंपल और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के लिए एज इज इक्वल टू 5। सो एज इज वेरिएबल एंड वी आर असाइनिंग अ वैल्यू ऑफ 25 विद द असाइनमेंट ऑपरेटर दैट इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो एज एज जो है इसकी वैल्यू 25 है। हम जहाँ पे भी एज का इनपुट देंगे तो वहाँ पे एज नहीं जाएगी, वहाँ पे 25 एज अ नंबर जाएगा, ठीक है। सो नीचे एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पे हमने एक रूम जो है वो हमने यहाँ पे एक रूम असाइन किया हुआ है with a value of 503, ठीक है। A room, and room is a variable which has an expression of value that is 503। अब मैं यहाँ प्रिंट करवा रहा हूँ आई एम स्टेइंग इन अ रूम नंबर, यानी कि अगर मैं किसी होटल में हूँ तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं एक रूम नंबर में स्टे कर रहा हूँ दैट इज हैविंग अ वैल्यू, या उसका जो नंबर है रूम का वो 503 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने प्रिंट में एक कोटेशन में यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये तो हमारी स्टेटमेंट है जो हमें एज इट इज प्रिंट करवानी है। जैसे हम ऊपर नाम प्रिंट करवा रहे थे सैयद साद अली, तो वो एज इट इज प्रिंट होकर आ रहा था। तो ये भी एज इट इज प्रिंट होकर आएगा क्योंकि ये कोटेशन मार्क के अंदर है। जो भी चीज़ कोटेशन के अंदर हो वो एज अ स्ट्रिंग वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इन पाइथन कोई भी चीज़ एक्सप्रेशन जो भी है वो सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन के अंदर हो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होती है। और ये आप देख रहे हैं जैसे प्रिंट रूम है। अब रूम जो था बेसिकली वो वेरिएबल है, लेकिन इसके बैक पे रूम के बैक पे जो है जो वैल्यू है वो 503 है। हमने कहा है कि रूम दैट इज इक्वल टू 503। तो हम जब रूम प्रिंट करेंगे ना, रूम कोटेशन मार्क के अंदर नहीं है, ये सिंपल हमने डायरेक्ट रूम लिखा हुआ है दैट इज वेरिएबल। तो इन दो प्रिंट में जो दो चीज़ों का फ़र्क है कि पहले प्रिंट में जो है वो स्ट्रिंग वैल्यूज़ है जो एज इट इज़ प्रिंट होगी, बट यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल है। तो हम रूम जो है वो वेरिएबल है जो स्ट्रिंग के अंदर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लगा दूंगा ना, तो ये यहाँ पे फिर ये कलर भी चेंज हो गया और ये स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। तो रूम एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हमें 503 प्रिंट करवाना है तो हम यहाँ रूम लिखेंगे। सो इफ़ आई एग्जीक्यूट दिस, हम देखेंगे कि एज इट इज़ पहली स्टेटमेंट प्रिंट हो गई, आई एम इन स्टेइंग इन रूम नंबर, और नीचे 503 प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको कोटेशन में लिख देता यहाँ पे, ठीक है, और इसको फिर रन करवाता तो यहाँ पे रूम लिखा था, क्योंकि अब वो रूम उसको वेरिएबल जो हमने स्टोर करवाई थी वैल्यू 503 वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग ले रहा है, ठीक है। तो वेरिएबल के लिए आपको विदाउट कोटेशन के लिखना ज़रूरी है यहाँ पे टू ऑब्टेन दी नंबर। अगर आपको कोई भी वैल्यू असाइन करी है तो आपने यहाँ पे उसको वेरिएबल लिखना है। तो यहाँ पे प्रिंट हम करवा रहे हैं बेसिकली अ नंबर दैट इज 503, ओके। अच्छा, यहाँ पे हमने ऊपर सिंगल वैल्यू ली हुई थी। अब यहाँ पे हमने थोड़ा क्रिएटिंग टू वेरिएबल्स दैट इज टॉप स्पीड एंड डिस्टेंस। टॉप स्पीड को हमने डिफाइन किया हुआ है 100, यानी कि टॉप स्पीड को डिफाइन किया 160 से, और जो डिस्टेंस कवर्ड है वो है 300। तो पहला जो वेरिएबल है दैट इज टॉप स्पीड, उसकी जो वैल्यू हमने जो असाइन की हुई है दैट इज 160।
डिस्टेंस और वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमने असाइन की हुई 300, ठीक है। डिस्प्ले द वैल्यू रेफरेंस बाय द नंबर, तो हमने जो है वो प्रिंट करवा रहे हैं बेसिकली द टॉप स्पीड। ये पहला जो है एज अ स्ट्रिंग में प्रिंट होगा, एज इट इज आ जाएगा द टॉप स्पीड इज, नीचे आ जाएगा वी नो 160, और ये वाला प्रिंट जब प्रिंट होगा तो एज अ स्ट्रिंग नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे वेरिएबल है तो यहाँ पे आ जाएगा 300, राइट। इफ वी एग्जीक्यूट दिस, so we can see the top speed is 160 and the distance traveled is 300, ठीक है। सो यहाँ तक आई गेस आप लोगों को क्लियर है, थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि हाउ वी कैन असाइन द वेरिएबल विद अ वैल्यू, ठीक है, एंड हाउ वी आर प्रिंटिंग द स्ट्रिंग विद द प्रिंट फंक्शन, और यहाँ पे हम किस तरह अपना वेरिएबल प्रिंट करवा रहे हैं विदाउट कोटेशन मार्क्स, एंड वी कैन नॉट ओनली प्रिंट ओनली टू वेरिएबल्स, वी कैन प्रिंट हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल ओवर हियर, राइट। सो आगे चलते हैं। अच्छा, हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ चीज़ें लीगल और इलीगल होती हैं। पाइथन जो है वो उसको एक्सेप्ट करने से मना करता है, और वहाँ पे कुछ लीगल और इलीगलिटीज़ हैं। देख लेते हैं क्या है। वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम जो है आपने किस तरह सोचना है, किस तरह आपने उसको राइट करना है, और पाइथन किस तरह एक्सेप्ट करता है। अब जैसे यूनिट्स पर डे है, ये लीगल है, क्यों? आप देख रहे हैं कि यूनिट्स पर डे में कोई स्पेस नहीं है, और हम अंडरस्कोर यूज़ करते हैं। मैं हमेशा प्रोग्रामर जो भी सीख रहा होता है, मैं उसको हमेशा ये कहता हूँ कि आप अपने वेरिएबल्स में स्पेस तो खैर अलाउ नहीं करता कोई भी लैंग्वेज, वेरी अंडरस्कोर का यूज़ आप ज़्यादा करें। वो ज़्यादा अच्छा होता है, एक अच्छी हैबिट है टू यूज़ द अंडरस्कोर। आप कोई भी एप्लीकेशन बना रहे होते हैं वहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ करेंगे तो आपका वेरिएबल एक अच्छा फॉर्मेट में लगेगा और इजीली कंफर्टेबली यूज़ होगा, प्रोसेस भी होगा। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे यूनिट्स पर डे ये पूरा एक वेरिएबल है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर अल्फ़ाबेट यूज़ करे हुए हैं, ठीक है। तो हम इसको अगर एग्जीक्यूट करते हैं यूनिट पर डे को, तो ये यहाँ पे जो है प्रिंट लगाते हैं यूनिट अंडरस्कोर पर डे, ठीक है, यूनिट्स पर डे, और हम इसको प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे 26 आया, तो ये प्रॉपर प्रिंट हो गया ओवर हियर। अच्छा, डेज ऑफ वीक, ये भी प्रॉपर वेरिएबल है, अगर हम इसको प्रिंट करवाएं यहाँ पे प्रिंट डे ऑफ वीक, सो यहाँ पे प्रॉपर ये एग्जीक्यूट हुआ, दैट इज लीगल। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है कि 3D ग्राफ इलीगल, वेरिएबल कैन नॉट बी बिगिन विद अ डिजिट। आप जो भी वेरिएबल असाइन कर रहे हो वो कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट ना हो। पाइथन को अगर जब भी पहली कोई न्यूमेरिक वैल्यू मिलती है वो उसको बाय डिफ़ॉल्ट एज्यूम कर लेता है कि ये जो है ना कोई नंबर है, मतलब 3 के आगे जो भी चीज़ आ रही है वो नंबर फॉर्मेट है। नॉर्मली हर लैंग्वेज उसको कोई भी पहली वैल्यू मिलती है वो उसको डिफाइन कर देती है कि ये वैल्यू जो है स्ट्रिंग है या तो फ्लोट है या इंटीजर है। अब उसने जब 3 रीड किया तो उसने एज्यूम कर लिया कि ये इंटीजर या फ्लोट है। इंटीजर फ्लोट के बारे में हम नीचे भी पढ़ेंगे, यानी कि कोई भी वैल्यू है वो न्यूमेरिक वैल्यू है तो वो उसको पूरा न्यूमेरिक वैल्यू एज्यूम करता है। लेकिन 3 के बाद उसको अचानक एक अल्फ़ाबेट्स मिले, दैट इज़ डी ग्राफ, तो उसने कहा कि ये, यानी कि पाइथन ने इसको मिस इंटरप्रेट किया और वहाँ पे एरर थ्रो कर दिया कि ये या तो ना न्यूमेरिक है ना ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है एंड नथिंग। मैं इसको स्ट्रिंग एज्यूम करूँ, न्यूमेरिक एज्यूम करूँ, क्या करूँ? तो वहाँ पे वो एरर थ्रो करेगा। अगर हम डी ग्राफ सिंपल रन करें, ठीक है, और हमने वैल्यू 4.4 दी हुई तो ये एग्जीक्यूट कर लेगा आराम से। लेकिन अगर मैं 3 दे दूंगा, सो आप देखें कि 3 का कलर ग्रीन है, बाकी डी का कलर ब्लैक है डी ग्राफ का। अगर मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूं तो ये नहीं करेगा, बोल देगा इनवैलिड सिंटैक्स। इसने यहाँ पे सिंटैक्स समझने की कोशिश करी लेकिन उसको नहीं पता चला। उसने कहा कि इन्होंने जो है वो 3 लिखा हुआ है लेकिन आगे जो है अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा पाइथन इतना इंटेलिजेंट नहीं है, थोड़ा वहाँ पे घबरा गया और उसने एरर थ्रो कर दिया और सिंटैक्स का एरर दे दिया, यानी कि इनवैलिड सिंटैक्स। सो आपने कभी भी वेरिएबल को न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं करना। आपने हमेशा जो है वो अल्फा बेट्स या अल्फा अल्फा न्यूमेरिक से स्टार्ट करना है ओवर हियर, ठीक है। सो वंस अगेन वी विल व्हेन वी विल मूव 3 तो ये प्रॉपर एग्जीक्यूट कर लेगा। अच्छा, नीचे आते हैं मजीद।
जून 1997। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये न्यूमेरिक वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन वो जून के बाद स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, जून कैपिटल में लिखा हुआ है, नो वरीज। अब ये उसको पूरा जो है स्ट्रिंग वैल्यू में ले रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1997 का कलर भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं 9 डालूँ स्टार्टिंग में तो वो कलर चेंज कर देगा, और उसने मेरे ख्याल से जे का कलर भी चेंज कर दिया है, तो वो इसको डीबग करके यानी कि एरर थ्रो कर देगा। हमें कंप्लीट वेरिएबल बनाना है तो हमें अपना वेरिएबल अल्फाबेट से स्टार्ट करना है। सो प्रिंट दिस फंक्शन दैट इज जून 1997। तो यहाँ पे वैल्यू जॉन आ गई। एंड सिमिलरली वी कैन एग्जीक्यूट दिस मिक्सचर। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने जो है हैशटैग यूज़ किया हुआ है। नॉर्मली आपको पता है हमने हैशटैग जो हमने ऊपर पढ़ा है कि वो कमेंट्स डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि इलीगल है अगर आप मिक्सचर के बाद हैशटैग यूज़ करेंगे, तो पाइथन समझेगा कि आपने कोई ना कोई चीज़ कमेंट करी है और वो आपने इसके साथ मिक्सचर के साथ मिला दी है। सो दिस इज इलीगल। वेरिएबल नेम्स में ओनली यूज लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। ठीक है, मैं तो डिजिट्स का भी रिकमेंड नहीं करता, बट यू हैव टू यूज अंडरस्कोर। अगर आप मिक्सचर में आगे हैशटैग 3 लिख देंगे तो ये जो है वो एरर थ्रो कर देगा ओवर हियर। ठीक है, नेम मिक्सचर इज नॉट डिफाइंड, तो कुछ भी डिफाइन नहीं है, तो आपने हैशटैग रिमूव करना है और नीचे आपने लिखना है प्रिंट मिक्सचर पैकेट क्लोज, सो इट विल प्रिंट जूस। ठीक है, तो आपने यानी कि हैशटैग यूज ही करना है। आप अंडरस्कोर 3 यूज कर लें, हम अंडरस्कोर 3 यूज करते हैं, और यहाँ पे हम अंडरस्कोर 3 यूज करते हैं। और इफ़ यू रन अगेन, सो देखें कि ये इसने नॉर्मली आराम से प्रिंट कर दिया, लेकिन हैशटैग था यहाँ पे, तो उस वक्त वो एरर थ्रो कर रहा था। सो वी हैव टू अवॉइड दीज हैशटैग, बट वी कैन यूज दी अंडरस्कोर। तो ये डेसिमल का भी कह रहा है, डेसिमल भी ट्राई कर लेते हैं, लेकिन डेसिमल जो है वो कलर भी चेंज कर रहा है, सो आई विल नॉट रिकमेंड डेसिमल्स ओवर हियर। ओके, डिस्प्लेइंग मल्टीपल आइटम्स विद द प्रिंट फंक्शन। हम जैसे हमने ऊपर देखा, हमने रूम की एग्जांपल यूज करी थी। रूम में हम क्या कर रहे थे कि रूम में भी और नीचे जो टॉप स्पीड है, हम लोग यहाँ पे जो है दो अलग अलग प्रिंट फंक्शन यूज कर रहे थे। ठीक है, यानी कि पहले हम स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहे थे, देन सेकंड लाइन में प्रिंट रूम प्रिंट करवा रहे थे। इसी तरह हमने यहाँ पे प्रिंट के फंक्शन 4 बार यूज किया हुआ है। ठीक है, 4 टाइम्स द प्रिंट स्ट्रिंग देन वैल्यू देन स्ट्रिंग वैल्यू देन वेरिएबल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि आप एक ही प्रिंट में जो है वो मल्टीपल आइटम्स प्रिंट करवा सकते हैं। हम दोबारा से एग्जांपल लेंगे रूम की। रूम 503, आपने एक ही प्रिंट फंक्शन यूज किया हुआ ओवर हियर। आप देख रहे हैं कि आपने सबसे पहले सिंगल कोटेशन में स्ट्रिंग वैल्यू यूज करी हुई है, और कॉमा के बाद आपने जो है ना वो वेरिएबल लिखा हुआ है दैट इज रूम 503। तो वन इन सिंगल प्रिंट फंक्शन यू आर सेपरेटिंग, यू आर ब्रेकिंग द प्रिंट वैल्यू बाय कॉमा, कॉमा सेपरेटर हम नॉर्मली कहते हैं, और हम आगे रूम प्रिंट करवा रहे हैं वो है। ठीक है, सो यू एग्जीक्यूट दिस, आपके पास आएगा आई एम स्टेइंग इन अ रूम नंबर 503। तो यहाँ पे आपके पास स्ट्रिंग वैल्यू भी प्रिंट हो गई और 503। मेरे ख्याल से ये चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है कि आप एक ही प्रिंट फंक्शन में एक ही लाइन में जो है अपनी स्टेटमेंट भी लिखें, अपना मतलब भी बताएं और आगे अपनी वैल्यू भी बता दें। सो यू कैन ऑल्सो डू दिस, और आप ऊपर जो टॉप स्पीड डिस्टेंस वाला है वो भी आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, वेरिएबल रीअसाइनमेंट, थोड़ा लॉजिकली ये थोड़ा सोचना है आपने, और ये अंडरस्टैंड करना है कि इसके ये हम टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, वेरिएबल रीअसाइनमेंट, और बैकएंड पे हो क्या रहा है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि यहाँ पे हम लोग डॉलर की वैल्यू ले रहे हैं 2.75। ठीक है, तो जब आपके पास डॉलर थे 2.75, आपने कहा आई हैव डॉलर्स इन माय अकाउंट, यानी कि पहले तो प्रिंट फंक्शन चलेगा आई हैव डॉलर्स। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2.75, और आपके पास आ जाएगा इन माय अकाउंट। अगर मैं ये दो ज़रा कमेंट कर दूँ नीचे वाले, अभी इनको मैं रन नहीं करता और मैं सिर्फ ऊपर की दो लाइन रन करता हूँ, तो हम देखेंगे कि हमारे पास इस तरह के प्रिंट आएगा आई हैव 2.7 इन माई अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने डॉलर की वैल्यू 2.75 असाइन की हुई थी।
ठीक है। 2.75 की वैल्यू डॉलर में असाइन हुई हुई है, तो कंप्यूटर या लैपटॉप जिस पे आप काम कर रहे हैं, पाइथन की जो मेमोरी है, कैशे मेमोरी, वहाँ पे वो आपके थ्रू आउट पूरी एप्लीकेशन डॉलर्स की जो वैल्यू है वो 2.75 अपनी मेमोरी में स्टोर रखेगा जब तक आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं। ये वैल्यू असाइन की, ये स्टोर रहती है टेम्परेरी मेमोरी में, जो वैल्यू आपने यहाँ लिखी हुई है। लेकिन आप जब नीचे एक और कोड देख रहे हैं कि वहाँ पे उन्होंने सेम वेरिएबल यूज़ किया हुआ है जिसकी वैल्यू अलग है, जिसकी वैल्यू है 99.95। अब आपके पास अचानक से थोड़े पैसे ज़्यादा आ गए, आपने कहा डॉलर्स 99.95 और आपने नीचे प्रिंट किया कि बट नाउ आई हैव डॉलर्स इन माय अकाउंट, तो यहाँ पे डॉलर्स की वैल्यू 99.95 प्रिंट हो गई। अब यहाँ पे लॉजिकली हुआ क्या कि वेरिएबल जो है वो सेम है दोनों के। जब प्रोग्राम चलता है तो प्रोग्राम ऑब्वियसली यहाँ से स्टार्ट होता है, ऊपर से। जब प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा था तो कंप्यूटर ने अपनी मेमोरी में डॉलर्स की जो वैल्यू थी 2.75 स्टोर कर ली, और यहाँ पे जो है वो आ, ये प्रिंट करवा दी, ठीक है, यानी कि 2.75। लेकिन जब प्रोग्राम नीचे आता रहा, उसने दोबारा उसको वही वेरिएबल मिला डॉलर्स एक डिफरेंट वैल्यू से, दैट इज 99.95। तो अब पिछली वैल्यू 2.75 वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गई। रिमूव तो मैं नहीं कहूँगा, वहाँ पे रीअसाइन हो गई या फिर रिप्लेस हो गई, ठीक है। अब वो वैल्यू उसकी मेमोरी में नहीं है। उसको रिप्लेस किसने किया? वही वेरिएबल था डॉलर्स, उसने उसको रिप्लेस कर दिया 99.95 से। तो अब हम प्रिंट करेंगे, ये प्रोग्राम एक ही है, ठीक है। हम जब प्रिंट करेंगे तो हम देखेंगे कि एक वेरिएबल जो है वो दो वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज से असाइन हुआ हुआ है। इसको रन करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ कि उसने कहा कि आई हैव 2.75 इन माई अकाउंट। उस वक्त भी डॉलर्स थी। अब हमने दोबारा से इसी वैल्यू को रीअसाइन किया 99.95, तो हमने कहा बट नाउ आई हैव डॉलर्स इन माई अकाउंट दैट इज 99.95। नीचे यहाँ पे मैं लिखा हुआ है कि हुआ नॉर्मली ये कि जब पहली प्रोग्राम चली थी, जो रेफरेंस वैल्यू थी वो बेसिकली 2.75 यहाँ पे हमने स्टोर की थी, या दैट इज द ओल्ड वैल्यू, और वो कंप्यूटर मेमोरी में सेव हो गई। बट इट कैन नो लॉन्गर बी यूज बिकॉज इट इज रेफरेंस बाय अ वेरिएबल। ये बाद में यूज नहीं होगी क्योंकि ये एक वेरिएबल से असाइन हुई थी जिसका नाम था डॉलर्स, और उसी वेरिएबल का एक और नेम नीचे आ रहा था, हमने डॉलर्स, ठीक है, जो कि 99.95, तो वो उसने उसको रिप्लेस कर दिया। ये लॉजिकल, यहाँ जो लॉजिक है, जो कंसेप्ट यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि अगर आप अपना कोई प्रोग्राम या एप्लीकेशन बना रहे हैं और वहाँ पे ऐसे कोई एरर्स आ रहे हैं कि जहाँ पे आपकी वैल्यू रिप्लेस हो रही है, या फिर आपको पता है कि हम स्टोर तो करवा रहे हैं लेकिन वो शो नहीं हो रही, तो आपने ये चेक करना है अपने कोड में कि क्या आपने एक ही वेरिएबल डिफरेंट वैल्यू से असाइन तो नहीं किया हुआ। तो आपने ये चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि जो भी अगर आपका एक वेरिएबल दो डिफरेंट वैल्यू से असाइन होगा तो वो पिछली वैल्यू को रीअसाइन कर देगा विद अ न्यू वन, राइट। आई होप यू आर गेटिंग अप टू मी ओवर हियर। समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन रेज योर हैंड और आप पूछ सकते हो ओवर हियर। वंस अगेन, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। न्यूमेरिक में यहाँ पे तीन टाइप्स बताई गई हुई हैं। नॉर्मली न्यूमेरिक में दो टाइप्स हैं, इसमें अगर हम स्ट्रिंग मिला देंगे तो वो तीन टाइप्स हो जाएंगी। इंटीजर वैल्यूज़ में नॉन डेसिमल वैल्यूज़ आती हैं, और होल नंबर्स में दैट इज़ 7, 1 to 4, -9, ये हम एज अ इंटीजर इसको शो करेंगे। और न्यूमेरिक की दूसरी है डेसिमल वैल्यू, जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ्लोट कहते हैं। आप कोई भी बीआई टूल यूज़ करेंगे, क्लिक व्यू या टैबलो, तो वहाँ पे हम फ्लोट का वर्ड यूज़ करते हैं। वहाँ पे नॉर्मली वैल्यू 1.5 डेसिमल्स में होती हैं, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू जैसे हम नॉर्मली आप कह लें। 5.0 कोई भी वैल्यू डेसिमल्स में आए तो वो इंटीजर फ्लोट कहलाती हैं। अगर आपको नंबर की वो पता करनी है कि उसकी न्यूमेरिक टाइप क्या है, एक फंक्शन है टाइप 1, यानी कि 1 लिखा हुआ है, अगर आप इसको रन करें तो ये आपको बता देगा ये इंटीजर है, दैट इज़ INT। और जो हमने वैल्यू यहाँ पे दी हुई है टाइप 1.0, इसको हम देखेंगे तो ये बता देगा ये डेसिमल में है, तो ये फ्लोट फॉर्मेट है इसका। तो यू कैन सी ओवर हियर, जो वन होल नंबर में थी वो इंटीजर थी, और जो हमने डेसिमल में लिखी थी 1.0, वो उसने उसको कहा दिस इज इन फ्लोट फॉर्मेट।
सो ये दो टाइप्स हैं इंटीजर फ्लोट की। यहाँ पे कोई भी अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं, यहाँ पे मैं अपने प्रोग्रामर्स को, डेवलपर को रिकमेंड करता हूँ कि वो ज़्यादा फ्लोट यूज़ करें, क्योंकि जब फ्रैक्शंस की बात आती है, आपने किसी एक एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं, आपने शुरू में तो फ्लोट यूज़ किया हुआ है, एक फ्रैक्शन वैल्यू एग्जीक्यूट कर रही है, लेकिन बाद में जब इंटीजर वैल्यू आपने कहीं लिखा हुआ है तो इंटीजर फ्लोट एक्सेप्ट नहीं करेगा, वहाँ पे एरर थ्रो करेगा, बोलेगा कि भाई आपने जो प्रोग्राम डिज़ाइन किया हुआ है वो डेसिमल्स वैल्यूज में है, और हम इसको इंटीजर में किस तरह कन्वर्ट करें, वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है, वहाँ पे आपको वार्निंग पे दे सकता है और एरर भी थ्रो करेगा कि वी कांट एक्सेप्ट दी फ्लोट वैल्यू इनटू इंटीजर, तो वो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा वहाँ पे। कोशिश ये करें कि फ्लोट वैल्यू यूज़ करें फ्रैक्शन में, यानी कि डेसिमल में, ताकि कोई भी अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही हो तो वो आगे एग्जीक्यूशन एरर थ्रो ना करे और प्रॉपर्ली स्मूथ रन हो। ठीक है। इसी तरह स्टोरिंग स्ट्रिंग वैल्यू, हमने जो है ऊपर वेरिएबल्स पढ़े, हम वहाँ पे नॉर्मल वैल्यू असाइन कर रहे थे, रूम 503, टॉप स्पीड 160, डिस्टेंस 300 समथिंग। तो वो तो हमारा कंसेप्ट था न्यूमेरिक का। यहाँ पे स्ट्रिंग बता रहे हैं कि आप वेरिएबल में किस तरह अपना जो है वो नाम सेव कर सकते हैं, नेम्स, स्ट्रिंग वैल्यूज़। तो आपने वेरिएबल में लिखा हुआ है डोनाल्ड, जो कि डबल कोटेशन में दैट इज़ डोनाल्ड, आपने आप वेरिएबल असाइन किया हुआ है विद द नेम डोनाल्ड। ठीक है। और आपने लास्ट नेम उसको असाइन किया हुआ है विद द ट्रम्प। अब ये स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं, ये आप सिंगल कोटेशन में भी सेव कर सकते हैं और डबल कोटेशन में भी। इन बोथ केस यू आर ओके टू गो। अब यहाँ पे आपने अपना नेम प्रिंट करवाना है, प्रिंट फर्स्ट नेम एंड द वेरिएबल इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा, एंड देन वी कैन प्रिंट आवर लास्ट नेम ओवर हियर विद द वेरिएबल लास्ट नेम। सो यहाँ पे हमने वेरिएबल असाइन किया हुआ है विद द फर्स्ट नेम ओवर हियर एंड द लास्ट नेम। ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है अभी? सॉरी, स्क्रीन शेयर बंद हो गई थी। कैन यू सी माई स्क्रीन ओवर हियर? ओके, परफेक्ट। राइट। सो वी हैव टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे। सो वी कैन सी वी हैव प्रिंट डोनाल्ड, बट अच्छा, डोनाल्ड एंड डोनाल्ड ट्रम्प, ओके। सो आवर फर्स्ट वेरिएबल वाज डोनाल्ड और सेकंड था ट्रम्प, और यहाँ पे हमें देखा कि हमारे पास पूरा नाम प्रिंट हुआ है, दैट इज डोनाल्ड ट्रम्प ओवर हियर सेपरेट बाय कॉमा। ठीक है। So I guess you are okay to go with the string, how we can store the string into the variables, और किस तरह हमें इसे प्रिंट करवाना है over here। अच्छा, अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, रीडिंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। अभी हम जितने भी ऊपर टॉपिक्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हम जो भी इनपुट दे रहे थे, तो वो हम इनपुट यहाँ पे बकायदा लिख रहे थे कि हमें डोनाल्ड लिखना है, ट्रम्प प्रिंट करवाना है, हम यहाँ पे वैल्यू लिख रहे थे 503 रूम की, टोटल स्पीड की वैल्यू लिख रहे थे, लेकिन हमें वैल्यू लिखनी नहीं है, हमारी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है बार बार, और हमें नाम चेंज करना है, जैसे कि नॉर्मली कोई हम फील्ड एंटर कर रहे हैं तो हमें बार बार वो प्रोग्राम चलाना पड़ रहा है। तो हमें यूज़र से, यानी कि हम खुद अपने कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट करेंगे। सो सबसे पहले तो हमने वेरिएबल नेम डिसाइड किया कि भाई नेम है, और हम इनपुट ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पे इनपुट लिया, दिस इज इनपुट फंक्शन ऑफ पाइथन, और हम क्या इनपुट ले रहे हैं, व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है अपना नेम इनपुट करेंगे, ये यूज़र से इनपुट करवाएंगे और उसे प्रिंट करवाएंगे। सो सिंपल ये इनपुट की कमांड है। ठीक है। ये आपने इनपुट लिखना है, ब्रैकेट ओपन करने हैं, और आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपने स्ट्रिंग वैल्यू लिखी है कि आपको बेसिकली चाहिए क्या, ताकि जो भी यूज़र इनपुट कर रहा है उसको पता हो कि मुझे एंटर क्या करना है, नाम एंटर करना है, एज एंटर करनी है, व्हाट वी हैव टू एंटर। ठीक है। सो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ योर नेम। अभी ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो हमें किस तरह पता चल रहा है कि यहाँ पे एस्टेरिक बना आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे एस्टेरिक बना हुआ है, और ये भी वेट कर रहा है कि हमको इनपुट दें। जैसे ही हम इनपुट देंगे, मैंने लिखा 7, और मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, तो हमारा यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो गया, दैट इज हमारा नाम प्रिंट हो गया 7।
इसी तरह मैं एक और अगर वेरिएबल बनाऊं एज इज इक्वल्स टू इनपुट, और मैं लिखूं कि एंटर योर एज ओवर हियर, ठीक है। एंड ब्रैकेट क्लोज, और इसको मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे अब दो इनपुट ले रहा है। पहले तो 7 लेगा, हम एंटर करेंगे, उसके बाद एज पूछेगा, ठीक है, और यहाँ पे हम एंटर कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे नाम भी आ गया और एज भी आ गई ओवर हियर, ठीक है। सो ठीक है, अब हम यहाँ पे हमें अपना जो है नीचे प्रिंट करवाना है नेम और एज। तो सबसे पहले हमने जो वेरिएबल स्टोर किया था, तो इसको हम रन करेंगे, हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पे 7 आया, ठीक है। और हमें यहाँ पे अगर एज प्रिंट करवानी है तो ये एज, नेम और एज दोनों साथ प्रिंट कर देगा। अब आप देख रहे हैं कि ये दो वेरिएबल हमारी एप्लीकेशन में सेव हो गए। नेम भी स्टोर हो गया दैट इज 7, और एज भी स्टोर हो गई दैट इज 30, ठीक है। ये दोनों वैल्यू हमारे पास पाइथन में स्टोर हो गई इसी मेमोरी में। हम बाद में कहीं पे भी अगर ये वैल्यू प्रिंट करवाएं तो वहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू इजीली प्रिंट हो जाएगी। सो इस लाइन में तो हमने इनपुट दिया, जो हमने इनपुट दिया वो यहाँ सामने आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमने जब प्रिंट करवाया विद नेम एंड एज, तो यहाँ पे 7 भी आ गया, और यहाँ पे विद कॉमा सेपरेटेड हमारे पास एज भी आ गए ओवर हियर। नीचे एक और प्रोग्राम है इसी तरह, गेट द यूज़र फर्स्ट नेम एंड गेट द यूज़र लास्ट नेम। हमने जैसे ऊपर डोनाल्ड ट्रम्प लिया हुआ था, और यहाँ पे हम जो है एक प्रॉपर एक प्रोग्राम हमने बनाया हुआ है जिसपे हम यूज़र का फर्स्ट नेम ले रहे हैं, लास्ट नेम ले रहे हैं, और उसके बाद हम प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट अ ग्रीटिंग टू द यूज़र, ठीक है। सो इसको हम रन करते हैं, एंटर योर फर्स्ट नेम साद, एंटर योर लास्ट नेम अली, और हमने नीचे फिर प्रिंट करवाया, प्रिंट हेलो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। आप देख रहे हैं कि ये कितना प्रॉपर कॉमा से सेपरेट हुआ हुआ है, ठीक है। और आप ये भी देख रहे हैं जब कॉमा आता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्पेस आ जाती है। सो जैसे आप यहाँ पे कॉमा लिखेंगे तो जो भी आपका नेक्स्ट वेरिएबल प्रिंट होगा वहाँ पे ये स्पेस आ रही होगी ओवर हेयर, ठीक है। सो दिस इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन जो कि खुद रिकग्नाइज करेगा और वो आपको यहाँ पे प्रिंट करके देगा ओवर हेयर। सो हमने एक ही प्रिंट फंक्शन में तीन चीज़ें प्रिंट करवाई, दैट इज फर्स्ट थिंग स्ट्रिंग, सेकंड वेरिएबल, और थर्ड भी वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे उसने हेलो साथ और प्रिंट करा। रेटिंग्स नंबर्स फ्रॉम द इनपुट, अभी हमने ऊपर जितना भी काम किया है वो हमने स्ट्रिंग इनपुट करवाया है, और यहाँ पे भी जो है वो 30 को उसने एज अ स्ट्रिंग लिया है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया कि वो इंटीजर था या फ्लोट था, हमने डायरेक्ट इनपुट ले लिया दैट इज नंबर। अब यहाँ पे हम लोग प्रॉपर जो है वो नंबर इनपुट करवा रहे हैं, ठीक है। सो इंटीजर हमने ऊपर पढ़ा है कि हम किस तरह इंटीजर को डिफाइन करते हैं, एक नॉन डेसिमल वैल्यू है, और फ्लोट जो है जो फ्रैक्शन वैल्यू जिसे हम कहते हैं जिसके साथ डेसिमल्स आता है, तो यहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि हम इनपुट तो ले रहे हैं जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग थी। अब जो भी हमने इनपुट लिया हमने उसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर से। हमेशा याद रखिए कि सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ होती है वो एग्जीक्यूट होती है, जब वो एग्जीक्यूट हो जाती है तो उसके फिर बाहर वाली जो चीज़ ब्रैकेट में है वो एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो इनपुट लिखा तो हमने वो अपने इनपुट्स घंटे लिखे, जो हमने सबसे पहला प्रोग्राम था इनपुट्स आर वर्क्स, ठीक है। कितने घंटे हमने काम किया उसने उसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, ठीक है। तो हम इसको चेक भी करेंगे और प्रिंट भी करेंगे। तो हम यहाँ पे प्रिंट भी करवाते हैं, प्रिंट आवर्स, ठीक है। और हम नीचे उसकी टाइप भी चेक करेंगे। तो हमने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट किया, अच्छा सॉरी ब्रैकेट क्लोज करना है। तो हमने इसको एग्जीक्यूट किया और हमने देखा कि हमने किया 48 आवर्स हमने काम किया, ठीक है। और हमने एंटर किया तो हमारे पास नीचे 48 आवर्स प्रिंट होगा गए, लेकिन हमें इसकी टाइप नहीं पता। हमें टाइप जानना चाह रहे हैं कि ये टाइप इंटीजर है फ्लोट है, लेकिन हमने ऊपर INT लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी हमने इनपुट किया था 48 वो इंटीजर में हो गया कन्वर्ट, हुआ या नहीं हुआ वो हम इसके नीचे टाइप देखेंगे, टाइप इज़ अ फंक्शन ऑफ पाइथन। तो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, हमने देखेंगे ये इंटीजर है, ठीक है। सो ये इंटीजर वैल्यू एग्जीक्यूट हुई है, ओके। सो वी वर एट द इंटीजर एंड फ्लोट फॉर्मेट, ठीक है। हमने बेसिकली अंडरस्टैंडिंग जो करी है अभी, बेसिकली वी आर गिविंग द इनपुट of the integer and numbers,
हमने यहाँ पे अभी एग्जांपल सॉल्व करी आर्स की, जिस पे हमने नंबर इनपुट किया दैट इज वाज 48, बट वी हैव टू चेक द टाइप ऑफ द नंबर दैट इज इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पे रेट बेसिकली हमें प्रिंट करना है। सो हम इनपुट करते हैं पे रेट और वी विल इनपुट इन डेसिमल। ठीक है, लेट्स से 2.08 समथिंग, और हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। और हम इसको देखते हैं इसकी टाइप क्या है। सेल, ओके, अच्छा मुझे एंटर करना है बेसिकली। सो व्हाट इज़ योर आरडी पीरियड, दैट इज़ 2.08। अगर हमें इसका टाइप देखना है, सो वी एज्यूम कि हमने जो इनपुट किया था वो नंबर ऑटोमेटिकली फ्लोट में कन्वर्ट हो गया है। सो हमें ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि हम जो ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं। सो इन केस अगर हम कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं तो वहाँ पे हमें अपनी जो प्रोग्रामिंग फ्लो है और जो सिंटैक्स है बेसिकली हमें उस पर थोड़ा केयरफुल रहना है कि हम उसको क्लोजिंग और ओपनिंग प्रॉपर कर रहे हो विद ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, सो वी हैव टू नाउ चेक द टाइप ऑफ द पीरियड, सो दैट इज फ्लोट, क्योंकि हमने जो इंसर्ट किया था दैट इज इन फ्रैक्शन एंड डेसिमल वैल्यूज दैट इज 2.08। सो यहाँ पे उसका जो नंबर आ रहा है फॉर्मेट वो फ्लोट में आ रहा है ओवर हियर। अच्छा, ये है यहाँ पे हम जो है अब तीनों चीज़ें हम देखेंगे कि हम स्ट्रिंग वैल्यूज़ भी ले रहे हैं। नेम दैट इज़ इन स्ट्रिंग वैल्यूज़, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे हम इंटीजर ले रहे हैं और हम यहाँ पे इनकम अपनी फ्लोट में ले रहे हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे और तीनों फॉर्मेट्स में लेंगे इनपुट। व्हाट इज़ योर नेम साद, दैट इज़ स्ट्रिंग फॉर्मेट, एंटर। योर एज 30, ठीक है, एंटर। और इनकम हम लिख देते हैं लेट्स से 50,000.589, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको एंटर किया। सो हेयर इज द डेटा यू एंटर, दैट इज सात एंड 30 एंड 50,000.89। तो यहाँ पे जो हमारी इनकम आ गई इन ऑल फॉर्मेट्स दैट इज स्ट्रिंग नेम। एज जो आया वो इंटीजर में आया दैट इज 30, और इनकम आई वो फ्लोट में आई दैट इज फ्रैक्शन 50,000.89। यहाँ पे जो है परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिसमें नॉर्मली कैलकुलेशन आप करते रहते हैं। प्लस का मतलब एडिशन होता है, माइनस का मतलब सब्ट्रैक्शन है, एस्टेरिक का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एंड डिवीजन दैट इज फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, और ये डबल फॉरवर्ड स्लैश है, ये इंटीजर डिवीजन है, यानी कि आपको ये इंटीजर वाला जो पार्ट है वो दिखाएगा। ठीक है, यानी कि दैट इज द रिमाइंडर। they सॉरी डिवाइड वन नंबर बाय अनदर एंड गिव द रिजल्ट एज एन इंटीजर, यानी कि कोई भी आप चीज़ फ्रैक्शन में हो उसको डिवाइड करा तो आपको इंटीजर में देगा। परसेंटेज साइन जो है वो रिमाइंडर है, डिवाइड्स वन नंबर बाय अनदर एंड गिव्स अ रिमाइंडर, यानी कि अगर आप 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, सो व्हाट द फ्रैक्शन पार्ट यू विल लेफ्ट वो आपको रिमाइंडर शो करेगा। अगर आप किसी की पावर यूज़ कर रहे हैं एक्सपोनेंट, ठीक है, सो वो आपको रेस टू द पावर, यानी कि 3 को आप स्क्वायर करेंगे तो उसका आप लिखेंगे 3 डबल स्टेरिक 2, तो आपको 9 उसका रिजल्ट देगा। ठीक है, लेट्स टू एन एग्जांपल। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन थोड़ी सिंपल है, और हम इसका देख लेते हैं एक्सपोनेंट का, 3 स्टेरिक इंटू 2। तो यहाँ पे आपको मिलता है उसका स्क्वायर दैट इज 9, और अगर आप 3 को डिवाइड करते हैं विद परसेंटेज साइन दैट इज रिमाइंडर, ठीक है, तो वह आपको क्या देगा, द फ्रैक्शन जो रिमाइंडर होगा 1 देगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास 1 बचता है आफ्टर डिवाइडिंग 3/2। Now we use math expression to calculate the value normally. We want to save the value in memory, so we can use it again in the program. In the program, we do use assignment statement below program example. यहाँ पे हमने जो है वो एक प्रॉपर सैलरी जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि आपकी सैलरी कितनी है, बोनस कितना है। अगर आपको दोनों प्लस करने हैं तो यहाँ पे सिंपल जो है वो वेरिएबल प्लस हो रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यूज प्लस नहीं हो रही, जो हमने वैल्यू वेरिएबल में असाइन की हुई थी वो यहाँ पे प्लस हो रही हैं। सैलरी इज 2500, 2500,
बोनस 1200 एंड वी हैव टू ऐड दिस बोर्ड। तो हमने इन दोनों को भी एक वेरिएबल में असाइन किया हुआ है, दैट इज पे, यानी कि आपकी टोटल जो पे है वो सैलरी प्लस बोनस है, और हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं पे को, योर पे इज ओवर हियर। सो इफ वी एग्जीक्यूट दिस, वी विल सी कि हमारे पास टोटल पे 3700 आ रही है, यानी कि सैलरी जो हमने डिफाइन की थी 2500 1200 ठीक है। और हमने इन दोनों को ऐड किया विद द प्लस साइन एंड पे किया, दैट इज पे। अगर मैं इनकेस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो फिगर थोड़ी बड़ी जाएगी, और वो यहाँ पे चलेगी ऑलमोस्ट 3 मिलियन 3 लाख पे चलेगी, राइट। सो लेट डू इट इन प्लस। सो यहाँ पे आप वेरिएबल को आप देख रहे हैं किस तरह वेरिएबल असाइन कर रहे हैं, नो वैल्यू उसको प्लस कर रहे हैं, और आप इजीली प्रिंट करवा रहे हैं ओवर हियर इन योर प्रोग्राम। सो ये छोटा सा एक प्रोग्राम है, इसको हम एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, छोटा सा एक प्रोग्राम है जो कि आप यहाँ पे बना रहे हैं। आपने यहाँ पे आप यूज़र इनपुट भी ले सकते हैं, यहाँ पे आप असाइन भी कर सकते हैं ओवर हियर। सेल प्राइस एक और एग्जांपल है सेल प्राइस की। ओके, सेल प्राइस एक कैलकुलेटर है। दिस प्रोग्राम गेट्स एन आइटम ओरिजिनल प्राइस एंड कैलकुलेट्स इट्स सेल प्राइस विद अ डिस्काउंट ऑफ 20%। गेट दी आइटम ओरिजिनल प्राइस, हमें ओरिजिनल प्राइस देखनी है कि इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है। तो uh, ये जो है हमारे पास ही ओरिजिनल प्राइस थी, ठीक है। जो आप एंटर करेंगे, आप उस पर डिस्काउंट अप्लाई करेंगे ओरिजिनल प्राइस पे। डिस्काउंट कितना है, 2% का है, ये है 20% बेसिकली। और कैलकुलेट दी सेल प्राइस, तो आपने जो है वो बेसिकली हम ओरिजिनल प्राइस ले रहे हैं यहाँ पे, गेट दी आइटम सेल प्राइस है, ठीक है। गेट दी आइटम सेल प्राइस, तो यहाँ पे हम सेल प्राइस लेकर आ रहे हैं। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हम जो भी नंबर एंटर करेंगे वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अगर मैं किसी आइटम की वैल्यू 1000.5 लिखता हूँ, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी ओरिजिनल प्राइस जो डिस्काउंटिंग फैक्टर लग रहा है वो है। हमने ओरिजिनल प्राइस जो यहाँ पे इनपुट लिया वो मल्टीप्लाई हो रहा है 0.2 से, और हमने इस पूरे को असाइन किया हुआ है विद अ वेरिएबल डिस्काउंटिंग फैक्टर, ठीक है। और सेल प्राइस जो है वो यहाँ पे आ रही है ओवर हेयर। अच्छा, मुझे एंटर करना है, मैं हमेशा एग्जीक्यूट दबा देता हूँ ओवर हेयर। तो द सेल प्राइस इज ओवर हेयर 800, ठीक है। तो ओरिजिनल प्राइस हमने एंटर करी और डिस्काउंट दिया 20% का। डिस्काउंट मिलने के बाद जो 20% का बेसिक डिस्काउंट था, अगर हम 1000 में 20% का डिस्काउंट करें तो हमें 800 ही मिलता है। तो हमने डेसिमल में लिखा तो हमें 800.4 यहाँ पे आया विद डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो यू कैन सी हम यहाँ पे कितने सारे ऑपरेशन कर रहे हैं। हम यहाँ पे वेरिएबल भी असाइन कर रहे हैं, हम यहाँ पे फ्लोट भी ले रहे हैं, जो भी वैल्यू हम इनपुट कर रहे हैं वो वैल्यू यहाँ पे आ भी रही है असाइन होके ओरिजिनल प्राइस में। यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी अप्लाई हो रही है, डिस्काउंटिंग फैक्टर विद 20% दैट इज 0.2। हम इस वैल्यू को एक वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं, दैट इज डिस्काउंट। जब इसमें असाइन हो जाता है तो हम ओरिजिनल प्राइस को माइनस कर देते हैं डिस्काउंटिंग प्राइस से, ठीक है। तो हमने जब इसको माइनस करी, ओरिजिनल प्राइस यहाँ पर सेल प्राइस आ गई, और हमने हमने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन से इसको सेल प्राइस से व्यू करवा दिया, और हमने ले लिया कि दिस सेल प्राइस इज दिस। तो इनपुट भी ले रहे हैं, न्यूमेरिकल ऑपरेशन भी यहाँ पे हो रहा है, वेरिएबल भी असाइन हो रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ नंबर्स इनटू फ्लोट भी हो रहा है, वेरिएबल यहाँ पे असाइन हो रहा है विद मैथमेटिकल ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है, जो भी वैल्यू स्टोर हो रही है, सेल प्राइस भी आ रही है, और हमें यहाँ पे आउटपुट भी मिल रहा है, और हमारे पास पूरी कैलकुलेशन नीचे होके परफॉर्म होकर आ रही है विद गुड वे। इसी तरह एक एवरेज प्रोग्राम है, हमें किसी 3 हमने टेस्ट लिए हैं, हमें उसका एवरेज देखना है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। 3 आपने स्कोर लेने हैं और आपने उसको डिवाइड बाय 3 कर देना, तो आपके पास एवरेज आ जाएगा, ठीक है। सो आपने पहला लिया 50, एंटर किया, दूसरा लिया 70 और तीसरा लिया 90। तो आप एंटर करेंगे, आपके पास एवरेज स्कोर 70 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम था। दी एक्सपोनेंट ऑपरेटर, अब यहाँ पे आप लेंथ ले रहे हैं 2, तो सबसे पहले 2 स्क्वायर हो जाएगा 2 का, 2 स्क्वायर हो जाएगा 3 का, और लेंथ स्क्वायर हो जाएगा 10 का। सो वेरिएबल आपने जो असाइन किया हुआ 2 है, हम इसको जल्दी से रन करते हैं, हमें हमारे पास तीनों आ जाएंगे। 2 जब स्क्वायर हुआ 2 से तो 4 आ गया, 2 जब एक्सपोनेंट ऑपरेटर से हुआ तो 3 आ गया, 8 आ गया, और 2 जब 10 से हुआ तो 1024 आ गया। और दी रिमाइंडर ऑपरेटर जो हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। आपने यहाँ पे किसी के टाइम्स का मेजर करना है, कितने सेकंड्स रिमेनिंग हैं, क्या क्या है। तो यहाँ पे आप टोटल सेकंड्स ले रहे हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल दिए कि आप जो टोटल सेकंड्स ले रहे हैं वो
अपने हिसाब से ले लें। और आप घंटे चेक करने हैं, कितने घंटे हैं, कितने रिमेनिंग मिनट्स हैं, कितने रिमेनिंग सेकंड्स हैं, तो वो यहाँ पे पूरा कैलकुलेट होकर आ रहा है। आपने टोटल सेकंड इनपुट करने हैं, तो सेकंड अगर हम ज़्यादा वैल्यू में इनपुट करें, लेट्स से 3600 या 36,000, तो ये आपको बता देगा कि भाई आपने टोटल जो घंटे स्पेंड करे हैं वो 10 घंटे स्पेंड करे हैं। कि यहाँ पे हम रिमाइंडर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, टोटल घंटों से। तो एक घंटे के अंदर 3600 सेकेंड्स होते हैं। फिर इसको हमने डिवाइड किया विद 60% क्योंकि रिमाइंडर है। फिर हमने उन्हीं टोटल सेकंड्स को डिवाइड कर दिया 60 से, क्योंकि ये हम परसेंटेज रिमाइंडर यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आ गया। अगर हम कोई और वैल्यू लेते हैं, यानी कि 3, 6, 5, 8, 9 समथिंग लेते तो हमारे पास सब बता देता कि कितनी हमारे पास यहाँ पे आ रही है। आई हैव टू प्रेस एंटर, ठीक है। नीचे ये दोबारा बता देगा आपने 101 घंटे इस्तेमाल किए हैं, रिमेनिंग मिनट्स 38 थे और रिमेनिंग सेकंड्स 10 यहाँ पे थे। तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई द रिमाइंडर ऑपरेटर एंड द परसेंटेज साइन जो आपको फ्रैक्शन पार्ट मिल रहा है विद डबल फॉरवर्ड स्लैश एंड परसेंटेज, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक थोड़ा एक इंश्योरेंस से रिलेटेड एक फ्यूचर वैल्यू हमें चाहिए। फ्यूचर वैल्यू आपने यहाँ पे लिखी कि आपके पास इतने पैसे 10 साल बाद होंगे, ठीक है। आपका यहाँ पे आपने रेट डालना है इन अ फ्लोट, और आपने एड्स लिखने के 10 साल बाद। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आज आपके पास कितने पैसे होने हैं कि अगर आप एक इंटरेस्ट रेट से उसको मल्टीप्लाई यानी कि स्टोर करें, बैंक में रखें सेविंग अकाउंट में, तो 10 साल बाद वो कितने होंगे। सो लेट से आपके पास 10,000 रुपये हैं, ठीक है, और आपने रेट एंटर करना है विथ 5%, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, रेट 0.5 आएगा, ठीक है। एंटर किया, एंटर दी नंबर ऑफ ईयर्स, मुझे 10 साल में चाहिए कितने ज़्यादा होंगे। तो 10 साल बाद जो है वो हमारे पास इसमें जो इजाफी अमाउंट होगी, यानी कि जो प्रेजेंट वैल्यू आपके पास बेसिकली वो 173 है। तो फ्यूचर वैल्यू में जो 10,000 रुपये हैं, वो आज आपके पास अगर 173 समथिंग डॉलर्स हैं या अमाउंट है, वो इतने होने चाहिए जो कि ग्रो कर जाएंगे 10 साल में विद द रेट ऑफ 0.5। और फ्यूचर वैल्यू आपके पास आ गई $10,000 या 10,000 रुपीज़, जो भी आपकी फ्यूचर वैल्यू है। सो ये एक थोड़ा सा एक प्रोग्राम था जहाँ पे थोड़ा इंश्योरेंस से रिलेटेड था, थोड़ी फाइनेंशियल, इसमें फाइनेंशियल मैथमेटिक्स बेसिकली जो पढ़ते हैं उनको इसका बेहतरीन आइडिया होगा कि इससे हमारी फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होती है। तो हम यहाँ पे उसको जो है बेसिकली डिस्काउंटिंग अप्लाई कर रहे हैं और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। सो दिस वाज द लास्ट एग्जांपल सो फार इन दिस सेशन। तो हम थोड़ा रिवाइज कर लें कि हमने स्टार्टिंग हमने फ्लो चार्ट से की। हमने पढ़ा कि हम लोग किस तरह अपना डिज़ाइन करेंगे प्रोग्राम। हमने थोड़ा इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट पढ़ा कि हम लोग किस तरह प्रोग्राम को इनपुट करेंगे, किस तरह वो प्रोसेस होता है और आउटपुट आता है। फिर हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा कि हम किस तरह प्रिंट करवाते हैं स्ट्रिंग फंक्शन, न्यूमेरिक वैल्यूज़, वेरिएबल्स, और मल्टीपल प्रिंट के अंदर हम असाइन कर सकते हैं। कमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा कि हम लोग हैश टैग से कितना हम लोग कमेंट्स करके अपने प्रोग्राम को अच्छी तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। और फ्यूचर के हम यहाँ पे हमें ये डिफाइन करना है, ये स्टेप हम मान ले सकते हैं। वेरिएबल्स आपने देखा, वेरिएबल्स बेइंतहा यूज़ हो। यार हमने वेरिएबल को किस तरह हमने असाइन किया, रीअसाइन किया, बहुत सारे हमने वेरिएबल क्रिएट करे, चाहे वो नेम के थे, रूम नंबर थे, टॉप स्पीड, डिस्टेंस, और नीचे भी हमने जिस तरह भी फ्यूचर वैल्यू और जो एवरेज प्रोग्राम हमने टेस्ट करे। रीडिंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, हमने यूज़र से इनपुट लिया विद कीबोर्ड और उसको हमने अप्लाई किया, ठीक है। और हमने आखिर में कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करी और छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाए। सो ये तो आज का पहला सेशन था, बहुत ही बेसिक था, बहुत ही बेसिक। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। जो मैंने आपको पीडीएफ दी हुई है स्टार्टिंग आउट विद पाइथन, ये पूरा जो है उसी से एक्सट्रैक्ट किया गया हुआ है। काफ़ी जो सिलेक्टेड एप्लीकेशन है वो हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट की हुई है, और जुपिटर नोटबुक में हमने यहाँ डिज़ाइन की हुई है जस्ट फॉर यू पीपल, ठीक है। यहाँ पे मज़ीद बहुत सारी एग्जांपल्स है, करके भी बताई हुई हैं और प्रैक्टिकली बताया भी गया है। यहाँ पे बकायदा फ्लो भी बताया गया है कि किस तरह जो है वो आपने ऑपरेटर किस तरह रीअसाइन करने हैं, किस तरह लिखने हैं, और एक एक स्टेप बताया हुआ है किस तरह पाइथन जो है वो पहले किसको सॉल्व करता है। दैन एक बॉड मास वाला फंक्शन आपने पढ़ा होगा,
ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड सबट्रैक्ट, ठीक है। तो वो पूरा रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। तो यहाँ पे सारी एक्सप्रेशन दी हुई इस डॉक्यूमेंट को, जो रेफरेंस गाइड है, इसको आपने पढ़ना है, एक एक चीज़ इसकी पढ़नी है विद लाइन। ये प्रोग्राम हमने अपने प्रोग्राम में यूज़ किया था एवरेज स्कोरिंग का, ठीक है। और टाइम कन्वर्टर जो आपके सामने मैंने अभी किया था, वो भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एंड ये टाइम कन्वर्टर वाली एग्जांपल है, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, किस तरह सॉल्व होती है पाइथन में। इसी तरह जब आप इस चैप्टर के एंड में आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे इसके एक्सरसाइजेज हैं चैप्टर के एंड में, वो आपने लाजमी करनी है। मेरे पास उन सब के सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो वो आपने जो है करने हैं। इनकी चैप्टर एक्सरसाइज में आता हूँ मैं, किधर है, जस्ट अ सेकंड। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, और एक्सरसाइजेस में आते हैं रिव्यू क्वेश्चंस ओवर हियर। जी बिल्कुल। तो ये फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, ये भी आप अपने तौर पे कर लें, ठीक है। और ये एक्सरसाइजेज हैं, अगर आप देखेंगे पेज 50 से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। सॉरी, ये चैप्टर जो 1 है, बेसिकली हम चैप्टर 2 कर रहे थे, तो चैप्टर 2 के एंड में आ जाते हैं। चैप्टर 2 2.10 को छोड़ दीजिएगा, प्रोग्राम में एक्सरसाइज पाएंगे 126 पेज नंबर, ठीक है। प्रोग्राम में एक्सरसाइज या करें, ये आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी जब आप करेंगे सेल्स प्रोडिक्शन। ये हमने सेल्स वाला किया था, ठीक है। पाउंड्स एंड किलोग्राम्स कर लें, टोटल परचेज कर लें, डिस्टेंस लेवल्स, इन सब के सोल्यूशन मेरे पास हैं। आप इसको जुपिटर नोटबुक में करें, मुझे सबमिट करें, ठीक है। और मैं इनको रिव्यू करूँगा। आई विल चेक योर एबिलिटीज़ कि आप किस तरह प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं। थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, प्रोग्राम डिज़ाइन करें, मुझे सबमिट करें, मैं रिव्यू करूँगा। कुछ इश्यूज़ हैं, यू कैन कनेक्ट मी एनी टाइम, कुछ भी पूछ सकते हैं इन व्हाट्सएप प्राइवेट एनी टाइम। और जो आज का हमने काम किया है जुपिटर नोटबुक का, ठीक है, ये नोटबुक जो है मैं हार्ड डिस्क में अपने गूगल ड्राइव में यहाँ पे शेयर कर दूँगा, MHS मेम्बार हाउस सोसाइटी पाइथन। और इसका जो लिंक है मैं व्हाट्सएप पे ग्रुप पे आप शेयर कर दूंगा। सो ये जो भी जुपिटर नोटबुक है आप अपने पास डाउनलोड कर लीजिएगा पाइथन पे, वहाँ पे एक्सेस कर लीजिएगा। जो कोर लैब यूज़ कर रहे हैं वो वहाँ पे सर्वर पे रख दें, वहाँ से एक्सेस कर लें, ठीक है। और वहाँ से इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो, पूछ सकता है राइट नाउ, क्योंकि सेशन एंड हो चुका है। अम, कोई कन्फ्यूजन या कुछ समझ में ना आए हो? एनीवन? As फैजान है, नबील, तानिया एंड जवेरिया। एनी क्वेश्चन? बट फिर इस सेशन को एंड करते हैं, और इसका लिंक मैं जो है, ओके, इसका लिंक जो है फिर मैं आपको गूगल ड्राइव पे शेयर कर दूंगा। यू कैन एक्सेस दी जुपिटर नोटबुक फ्रॉम देयर। और अगर किसी को इंस्टॉलेशन के हवाले से कुछ इशू है तो वो भी उससे कांटेक्ट कर सकता है। आई विल हेल्प यू। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द फर्स्ट सेशन। होपफुली सेकंड में हम जो है वो फिर नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे, वो इससे थोड़ा मज़ेदार होगा। और हम काफ़ी चीज़ें इसमें लर्न करेंगे, बेसिक चीज़ें, मज़ीद एप्लीकेशन और प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे। सो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह संडे को आपसे मुलाकात होगी, सेम टाइमिंग 2:30 PM संडे। और कोई भी क्वेश्चन हो ज़रूर पूछिएगा, राइट? थैंक यू। ओके नबील, थैंक यू सो मच। ओके, सो लेट्स एंड दिस सेशन। हाफिज़।